सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् नवकंचलोचन पंचमुख कर पंचपदकं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। और धनार्जन भी करते हैं। वे अपने संबंधियों पर निर्भर नहीं रहते हैं जैसा कि भारत में है। मेरे अध्यापक द्वारा पाश्चात्य विद्यार्थियों द्वारा किए जाने वाले काम, कुलीगिरी, जूता पॉलिश, समाचार पत्रों की बिक्री जैसे कार्य यहाँ नहीं हो सकते थे। अंततः मैंने रेलवे स्टेशन पर जाकर कुली का कार्य करने का निश्चय किया। निकट ही रेलवे स्टेशन था। मेरे दिमाग में विचार आने लगे कि कब रेलगाड़ी आएगी, कैसे कैसे लोग उसमें यात्री होंगे, मुझे कौन कुली का काम देगा, सामानों का वजन कितना होगा, आदि आदि। इन्हीं विचारों की अधेड़ बुन में पड़ा मैं चला जा रहा था। मुझे यह भी ध्यान नहीं था कि कौन लोग मेरे आसपास से गुजर रहे हैं। मैं स्टेशन पहुंच गया और भीड़ भरे प्लेटफार्म पर गया। कोई डाक गाड़ी आने वाली थी और लोग तैयार हो रहे थे। मैं द्वार के सामने प्लेटफार्म पर गाड़ी के आने का इंतज़ार करता खड़ा रहा, जिससे मैं अपने कार्य को पूरा कर सकूं। कुछ ही मिनटों में गाड़ी आई और मेरे ही सामने एक प्रथम श्रेणी का डिब्बा आ रुका। अन्य कुली भी उस ओर दौड़े, जिससे मुझे हताशा होने लगी कि मैं कैसे इतने लोगों के बीच अवसर पाऊंगा जो मुझसे चतुर और सदा से यही कार्य करते रहे हैं। मैं चुप खड़ा रहा और निराश था। मेरे मन में यह आया कि मेरे लिए किसी के द्वारा काम पर लिया जाना असंभव है। कुछ मिनट और बीते। अब डिब्बों के सामने से भीड़ कम हो गई थी, यह समझकर कि अब कोई यात्री नहीं उतरेगा। दूसरे कुली चले गए थे। मैं यहीं खड़ा रहा और सोच रहा था कि अब क्या करूँगा। तभी किसी ने मुझे पुकारा। मैं चौंक गया। उसने पूछा, क्या तुम कुली हो? डिब्बे में आओ। मैं आश्चर्यचकित था। मैंने उस व्यक्ति की ओर देखा। वह लंबा मोटा सा आदमी बहुत ही काले रंग का सूट पहने हुए था, रंगीन टाई, काले चमकदार जूते, फेल्ट हैट पहने हुए। व्यक्ति के बातचीत करने के ढंग से मुझे लगा कि वह बहुत सभ्य उदार व्यक्ति है और मेरी सहायता अवश्य करेगा। हम दोनों ही कमरे में बैठे थे। जब ब्रजमोहन अपनी कहानी सुना रहा था, वह इस व्यक्ति के व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए बहुत भावुक हो उठा था। मुझे चुपचाप बैठे देख वह कुछ हतोत्साहित हुआ। उसे लगा कि मैं उसकी कहानी नहीं सुन रहा हूँ, किंतु मन ही मन में चाहता था कि ब्रजमोहन उस व्यक्ति से भेंट होने के बारे में अधिक विस्तृत ब्यौरा दे। साथ ही मेरे मन में मेरी और बाबा जी की दक्षिणेश्वर में भेंट की दृश्यावली भी घूम रही थी, जो मेरे साथ 1935 में घटित हुई थी। किंतु मैंने अब पूर्ण ध्यान उसकी कहानी की ओर देना प्रारंभ किया। जब मैं डिब्बे में गया तो उस व्यक्ति ने खड़े रहते हुए एक छोटे से बिस्तर और छोटी सी अटैची की ओर संकेत किया और मुझे उन्हें लेकर चलने को कहा। दोनों सामान हल्के थे। मैं इससे भी वजनदार वस्तुएं पहाड़ी पर उठा चुका था। द्वार पर उसने अपना टिकट दिया और वह बाहर आया, किंतु मुझे रोक दिया गया। टिकट संग्राहक ने कहा, तुम कुली नहीं हो, किसके सामान के साथ तुम भाग ले रहे हो? मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। मुझे बड़ी निराशा हुई। उस संभ्रांत व्यक्ति ने टिकट संग्राहक की ओर टिकट दिखाया
तब उसने मुझे तुरंत बाहर जाने दिया। मैं उसके पीछे पीछे चलते चलते यही सोच रहा था कि इससे मुझे कितना पैसा मिलेगा, क्या जो पैसा मिलेगा उससे मेरी साइकिल की मरम्मत का खर्चा पूरा हो सकेगा। मुझे इसकी तनिक भी जानकारी नहीं थी कि एक कुली को इस कार से कितना पैसा मिलता है। कुछ देर बाद हम एक छोटे बगले के सामने आए जो ऊंचे पाइन के वृक्षों से घिरा था। वह व्यक्ति रुका और बोला कि सामान पोर्च में रख दे और चला जाए। अपनी मजदूरी पाने के लिए कल प्रातः आना। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो, कैंची धाम की जय बोलो।